हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको समझने के लिए मैं पहले आपको समझाऊंगा एरिया वेक्टर। देखिए एरिया वेक्टर की अगर हम बात करें तो अगर हम किसी भी बॉडी को लें तो उसका एरिया होता है। तो एरिया की जस्ट परपेंडिकुलर हम अगर एक वेक्टर को ड्रॉ कर दें तो दैट वेक्टर विल रिप्रेजेंट द एरिया वेक्टर। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये एक कोई सरफेस है, इसका ये कुछ ना कुछ एरिया होगा, ठीक। और इसके जस्ट परपेंडिकुलर अगर सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर अगर आप एक एरो बना दो तो दैट एरो विल रिप्रेजेंट द वेक्टर, एरिया वेक्टर। तो इसको हम बोलेंगे ए वेक्टर, ठीक। और अगर यहां पर हम इसका स्मॉल पार्ट ले लेते हैं कि ये स्मॉल एरिया है तो इसका ये बन जाएगा क्या, डी ए वेक्टर। तो डी ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। इतना समझ आ गया। अब जैसे इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखें तो हमारे पास ऐसा है कि जैसे हमने ये बुक ली, बुक का आपको पता है यहाँ कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो बुक का जो एरिया होगा उसमें हमारे पास इस बुक का एरिया जो होगा वो हम मेज़र कर लेंगे। और अगर मैं इस पेन को रखूँ तो पेन क्या है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर है। तो पेन जो है उसके परपेंडिकुलर है, तो दिस पेन विल रिप्रेजेंट द वेक्टर। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। समझ आ गया। तो किसी भी सरफेस को अगर हम लें उसके जस्ट परपेंडिकुलर अगर एक एरो ड्रॉ करें दैट विल रिप्रेजेंट द एरिया वेक्टर। अच्छा, अब जैसे और क्लैरिटी अगर लेनी है, जैसे हमारे पास बच्चों ये क्यूब है ना, देखिए जैसे हमने ये क्यूब बना दिया, ठीक है। अब इस क्यूब में अगर हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमारे पास जैसे आप देख रहे हैं कि इस क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इस तरफ वाला मतलब उधर की तरफ वाला फेस लिया तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर अगर हमने एरिया ड्रॉ कर दिया ये, तो दिस विल रिप्रेजेंट द एरिया वेक्टर फर्स्ट मान लो। और अगर हमारे पास जैसे मान लो ये ऊपर वाला जो फेस है ये एक एरिया है दैट इज स्क्वायर, तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दो तो दिस इज अ सेकेंड नंबर, ये इसका सेकेंड नंबर एरिया वेक्टर आ गया। तो एरिया वेक्टर जो होगा वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। जैसे हमारे पास ये बोर्ड है ना, बोर्ड की जस्ट परपेंडिकुलर क्या है आपकी तरफ, तो ये एरो जो आ रहा है दिस इज एरिया वेक्टर। इतना आई थिंक समझ आया आपको। अब इसको हटा देते हैं अगर ये समझ आ गया आपको। बस एरिया वेक्टर में एक सिंगल लाइन याद रखिए, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। अब आइए हमारे टॉपिक में। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फ्लो। इसको हमने +1 में पढ़ा है। अगर हम जैसे हम जाएं कि +1 में कैसे पढ़ा है इसको, कि हमारे पास अगर जैसे क्लोज पाइप है, ये मान लो एक क्लोज पाइप है और कुछ इस तरह से है, ये थोड़ा सा मैंने वहाँ टेढ़ा कर दिया इसको। तो इसमें अगर लिक्विड का फ्लो होता है, लिक्विड का फ्लो होता है तो हमारे पास ये हम टॉपिक पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, रेट ऑफ फ्लो। तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं, एज सच रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। अगर हम इसमें करना चाहें तो उसमें यहाँ लिक्विड की वेलोसिटी होती है v, एरिया मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया तो एरिया इस तरफ आएगा क्योंकि इसके सरफेस परपेंडिकुलर वहाँ जा रहा है। तो ये इसका स्मॉल एरिया मान लो dA, ठीक है ना, या A ले लो। अगर आपने D लेना है तो A ले लिया, तो A आ गया। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, तो इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जो बनेगा दैट इज AV cos थीटा। तो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जो हम लोगों ने +1 में पढ़ा। इतना समझ आया आपको। अब ये जो आपको मैंने पढ़ाया इससे इसी की तरह यहाँ भी इस टॉपिक में फ्लो ऑफ लिक्विड नहीं है, यहाँ क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। डेफिनेशन मैंने सामने लिख दी है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ गिवन एरिया। किसी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकल रही है ना, क्रॉस कर रही है उसको, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर और क्लैरिटी लानी है तो सेकंड नंबर और बेटर है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ गिवन एरिया। समझ आया? नहीं आया तो इधर देखिए, इसको हटा देते हैं फिर से, ये हटा दिया। अब जैसे यहाँ पर हम बात करें ना, देखो बच्चों, जैसे हमारे पास ये बहुत सारी लाइनें चल रही हैं, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चल रही हैं, ठीक है।
अब इसमें लिखा मैंने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो अगर हम यहाँ पर ना, ऐसा है कि मान लो हमने यहाँ पर एक सरफेस बना दिया ऐसे ऐसे करके, तो ये सरफेस के अंदर से लाइनें निकल रही है ना, कौन से, ये 3। तो यहाँ पर ये 3 लाइन क्या बना रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये फ्लक्स बना रही है। समझ आया आपको, फ्लक्स। अब हमारे पास यहाँ पर अगर हम मानते हैं कि जैसे हमारे पास एक एरिया और ड्रॉ कर दिया और उसमें से ना मान लो कि 2 लाइनें निकल रही हैं और यहाँ पर 3 से 4 निकल रही हैं, तो इस एरिया का फ्लक्स ज़्यादा है और इस एरिया का फ्लक्स क्या है, कम। ठीक, तो हमारे पास यहाँ से ये पता लग गया कि लाइनें, नंबर ऑफ लाइंस जितनी बढ़ेंगी उतना फ्लक्स बढ़ेगा, बट लाइनें क्रॉस होनी चाहिए गिवन सरफेस एरिया से। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए इसमें फॉर्मूले वाइज भी बात करेंगे। फॉर्मूले वाइज बात करें ना, तो इसका जो फॉर्मूला है वो डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एरिया, और हाँ तीसरा एंगल। तो 3 चीज़ों की बात करेंगे। देखिए इसमें जो अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे थे ना, अब मैथमेटिकली बात करेंगे। तो जैसे मैंने मैथमेटिकली कहा भी कि नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग गिवन एरिया इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज अ फ्लो। तो फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, उसके लिए मैं यहाँ पर आपको पहले फॉर्मूला दे देता हूँ डायरेक्टली। तो फॉर्मूला इसका जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं कि डी फाई इज मतलब स्मॉल फ्लक्स। क्यों, जैसे हमारे पास ये क्लोज एरिया है, तो हमारे पास क्या है कि इसका एरिया मान लो ए है, बट अगर हमने इसमें छोटा सा पार्ट लिया तो दिस इज व्हाट, डी इज अ स्मॉल एरिया, एलिमेंट्री जिसको बोलते हैं। और इसके जस्ट परपेंडिकुलर अगर आपने एक एरिया ड्रॉ कर दिया तो दिस इज अ एरिया वेक्टर। तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों, ये हमारा बन गया एरिया वेक्टर। क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पर इस क्लोज सरफेस के अंदर से मान लो लाइनें निकल रही हैं, उधर की तरफ इसके अंदर से लाइनें क्या हो रही हैं, हमारे पास क्रॉस हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, एक तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है और एरिया कितना है, उन 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। कैसे, यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया और क्लैरिटी आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो इधर जा रही हैं, तो मैंने एक क्लोज सरफेस ये बनाया A1 और दूसरा मैंने ये बनाया। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है तो इसमें मोर नंबर ऑफ लाइन्स आर क्रॉसिंग, और इसका एरिया कम है तो इसमें लेस नंबर ऑफ लाइन्स आर क्रॉसिंग। तो एरिया नंबर 2 का फ्लक्स कम होगा क्योंकि एरिया कम है, और इसका एरिया ज़्यादा तो इसका फ्लक्स ज़्यादा होगा। ठीक है ना, एक चीज़ समझ आ गई। दूसरा मैंने यहाँ देखिए डायग्राम, जो एक्चुअल डायग्राम वो ये है कि यहाँ से लाइनें जब क्रॉस हुई तो एरिया वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में यहाँ कुछ ना कुछ गैप आ गया, यहाँ पर बनेगा एंगल थीटा। तो 3 चीज़ों पर फ्लक्स डिपेंड कर रहा है। और अगर मैं कह रहा हूँ कि आपने स्मॉल फ्लक्स लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई, तो उसका डिपेंडेंसी होगा ई डॉट क्या आएगा, डी एस, ये वाला एस नहीं, इसको ए बोलेंगे। क्लियर है। तो ये फ्लक्स आ गया। अब इसको क्या कर देते हैं, स्मॉल है तो स्मॉल को क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो इसको क्लोज इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो ये डी फाई का तो फाई हो जाएगा, और ये क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए वेक्टर, और बीच में कह रहा हूँ डॉट। अच्छा, ये जो मैंने लिखा ना फॉर्मूला, इसमें ये डी फाई जो इंटीग्रेशन दिख रहा है आपको, ये तो इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि फ्लक्स वहीं पर वैलिड है जहाँ पर एक क्लोज सरफेस होगा। ठीक है, जहाँ पर एक क्लोज सरफेस होगा वहाँ पर हम एक क्लोज इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा ओपन करें अगर फॉर्मूले को, तो फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल, आप लोग जानते हैं डॉट का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला। अब फाइनल फार्मूले में ध्यान देना, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ लाइंस कितनी निकलेगी वो ये ई रिप्रेजेंट करेगा, एरिया छोटा बड़ा उस पर डिपेंड करेगा, और दोनों के बीच में कितना एंगल है उस चीज़ पर डिपेंड करेगा। तो 3 चीज़ों पे ये डिपेंड करेगा, जिसको हम फर्दर टॉपिक में और ज़्यादा यूज़ करेंगे। इतना क्लियर हुआ। अब इसमें यहाँ पर अब थोड़ा सा क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करते हैं। बट एक चीज़ और आपको पता है कि ये फ्लक्स है, तो फ्लक्स में ऑब्वियसली यहाँ डॉट है, यहाँ कॉस है, डॉट का कॉस, और आप जानते हैं ये जहाँ ऐसा आता है
वो क्या होता है, तो ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो फ्लक्स इज व्हाट, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो ए ई और ए का एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट ले लो तो वो होता है न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर कूलम, मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ द फ्लक्स विच इज द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग गिवन एरिया। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए इसमें केसेस, तो केसेस को अगर हम यहाँ पढ़ें, केसेस को मैं यहाँ लिख रहा हूँ केस नंबर 1। केस नंबर 1 से पहले एक चीज़ याद आ गई मुझे, उसको भी देख लो। देखो बच्चों, हमारे पास फ्लक्स दो टाइप के होते हैं, वो मैं आपको एक इजी वे में समझाता हूँ। जैसे आपने क्लोज सरफेस लिया ना, इसमें मान लो आपने यहाँ पर एक कोई सरफेस है, तो अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर से लाइनें क्या आ रही हैं, बाहर आ रही हैं, बाहर की तरफ आ रही हैं, तब हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, इसको बोलते हैं पॉजिटिव फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अगर हमारे पास किसी क्लोज सरफेस के अंदर लाइनें आ रही हैं, अंदर की तरफ आ रही हैं लाइनें, तो उसको बोलते क्या हैं हम लोग, दिस इज अ नेगेटिव फ्लक्स, ठीक है। इतना समझ आया। अब हमारे पास इसको एक ट्रिक फॉर्म में याद रखिए कि जैसे पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइन निकलती है ना, तो पॉजिटिव फ्लक्स, और नेगेटिव की तरफ लाइनें आती हैं तो नेगेटिव फ्लक्स, याद रहेगा ऐसे। गुड। अब हमारे पास केसेस की बात करते हैं। तो केस ऐसा है कि अगर हमने थीटा को 0 लिया, तो थीटा 0 है, तो हमारा फॉर्मूला ये है भाई, इक्वेशन नंबर 1 ये रहा, ई डी ए कॉस थीटा। तो हमारे पास थीटा 0 है, तो कॉस 0 क्या होगा बच्चों, 1 नहीं होता। और कॉस क्या होता है, कॉस इज अ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, कॉस इज अ मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे, तो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा कितना, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए, क्लियर। एंड दिस इज व्हाट, इसको बोलेंगे मैक्सिमम फ्लक्स, ठीक है। क्यों बोलेंगे, उसका यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। जैसे हमारे पास भाई ये क्लोज सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, वहाँ की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लीजिए ऐसे जा रही हैं इस तरह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन और एरिया भी उसी डायरेक्शन में है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो एंगल इज व्हाट, 0। और आप देख रहे हैं कि इस केस में क्या हो रहा है कि मोर नंबर ऑफ लाइंस आर क्रॉसिंग। तो जब एंगल 0 होगा ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी डायरेक्शन सेम होगी, तो ज़्यादा लाइनें क्रॉस होंगी, तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और अगर हम इसको सिंपल वे में भी कर सकते हैं, हम लोग ई को बाहर निकाल दें, तो डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए होगा ना। तो सिंपली जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया कर ले करेंगे। इतना समझ आया, क्लियर हुआ आपको। अब इसमें एक केस और पढ़ेंगे। हमारे पास केस है थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 90 को यहाँ पुट करिए, कॉस 90, तो कॉस 90 हमारे पास क्या होता है, 0। इसको पुट करेंगे तो फ्लक्स क्या आएगा अपन का, 0 आएगा भाई। डायग्रामेटिकली ज़्यादा बेटर समझ आता है। तो जैसे हमने एरिया बनाया, इसका एरिया वेक्टर कहाँ की तरफ होगा, इधर की तरफ, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक। अब लाइनें ऐसे जा रही हैं, देखना जरा, लाइनें कुछ इस तरह से जा रही हैं इधर की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल क्या आ गया, 90। तो फ्लक्स इसका 0 हुआ। कैसे हुआ, नहीं समझ आया तो देखिए, जैसे नोटबुक ये बुक पकड़ी ना मैंने, बुक में अगर देखिए तो ये क्लोज सरफेस, इसका एरिया वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही हैं इस तरह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर जस्ट पैरेलल टू द सरफेस, ठीक है, पैरेलल टू द सरफेस बट नॉट क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस, दैट्स व्हाई फ्लक्स इज 0। अब यहाँ पर देखिए जो मैंने बनाया हुआ है, इसमें अगर मैं इसको बुक को ऐसे कर दूँ तो इसका एरिया ऐसा हो गया, तो फ्लक्स इसमें से अंदर से क्रॉस हो रहा है और सबसे ज़्यादा हो रहा है, दैट्स व्हाई मैक्सिमम फ्लक्स है इन केस ऑफ 0 एंगल। क्लियर हुआ। अब इसको थोड़ा सा क्लैरिटी और देते हैं कि यहाँ पर जो फ्लक्स 0 है, इसका मतलब नो फ्लक्स और नो लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग थ्रू गिवन सरफेस एरिया। इतना समझ आया बच्चों। अब इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को थोड़ा और क्लियर करने के लिए ना दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या लिखा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स
और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 5 प्लस 4j माइनस 4k कैप इंटू 10⁵ और एरिया है 2i माइनस जे कैप क्रॉस 10⁻⁻²। ठीक, ये दो चीज़ें दी हैं, आपको फ्लक्स पूछा है। तो भाई मैंने आपको अभी भी बताया कि न्यूमेरिकली हम इसको लिखेंगे ई डॉट ए, क्योंकि ए दिया है ना, तो ई और ए का क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अगर छोटे को बड़ा करना होता तो इंटीग्रेशन करते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ दी हैं, तो इन दोनों का क्या करना है, हमने सॉल्व करना है। तो कैसे है कि एक छोटा क्वेश्चन है ये, जस्ट नॉलेज के लिए लिया मैंने, थ्योरी के लिए करने के लिए। 5i प्लस 4j माइनस 4k कैप इंटू 10⁵, ये आ गया आपके पास ई। डॉट लगा दो एक बड़ा सा, ठीक है ना, डॉट लगा दिया आपने, और यहाँ पर आपने एरिया पुट किया 2i माइनस जे कैप इंटू 10⁻⁻²। ठीक, अब देखिए इस पर क्या होगा, हमारे पास थोड़ा सा वेक्टर आना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, और बीच में डॉट है, तो डॉट का आपको याद होगा वेक्टर में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास सेम वैल्यू का डॉट है तो उसी को यूज़ करते हैं, क्योंकि आई डॉट आई इज़ अ 1, जे डॉट जे इज़ अ 1, आई डॉट जे इज़ अ 0। तो आपने क्या करना है, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 इंटू 2 कितना हो गया बच्चे, 10 हो गया। पावर इसमें क्या है, 10⁵ है, यहाँ पर -2 है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो क्या बचेगा, इंटू 10⁻3। तो ये आई वाली वैल्यू सॉल्व होगी। मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ, आई डॉट आई क्या होता है 1, आपके लिख दिया मैंने ये, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आ गए। अब जे के साथ जे को मल्टीप्लाई करो, साइन क्या आएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 10⁻3, क्योंकि मैंने सॉल्विंग बता दिया आपको। और साथ में चलिए जे डॉट जे भी लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर के है और इधर के है ही नहीं, तो इसका मतलब वहाँ 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, 10, ठीक है, -4 इंटू 10⁻3, मैंने कॉमन ले लिया, और आई डॉट आई जे डॉट जे इज़ वॉट 1, छोड़ दो इसको। तो फ्लक्स कितना आ गया अपन का, तो फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 10⁻3 इज द फ्लक्स इन दिस केस, मतलब वेक्टर का यूज हुआ, समझ आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मैंने डायग्राम बनाया नहीं है, आपको क्या है कि इसमें मान लो एक डायग्राम दिया हुआ है, ऐसे मान लो ये आपके पास एक डायग्राम दिया है, और इसमें आपको पूछा है कि भाई इसका फ्लक्स कितना है, अगर लाइनें हमारे पास इस तरह से पास हो रही हैं, ठीक है ना, उधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई जा रही हैं, और आपको पूछा है कितना फ्लक्स है भाई इसमें। क्लियर, मतलब एक क्लोज सिलेंड्रिकल बॉडी को आपने इसके अंदर जब रखा तो उसमें फ्लक्स कितना है ये पूछा। तो आपने क्या करना है, इसमें आपने एरिया लिख लेने, कितने एरिया हैं, देखो एक तो ये हो गया, तो इसका एरिया किधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा, ठीक है, और इसका एरिया कहाँ की तरफ आएगा, उधर की तरफ आएगा, इसको लिख देते हैं इधर, दोनों एरिया सेम है। क्लियर, और ये कर्ड पार्ट है, तो कर्ड पार्ट का एरिया मान लो इधर की तरफ है, और इसका नाम है AC, कर्ड पार्ट ऑफ सिलेंडर का, वो क्या आ गया, सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखिए इसमें 3 बने, तो हमारे पास अगर मान लो कि कोई बोलेगा कि इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको हटा रहा हूँ बच्चों, ये आपने लिख लिया होगा, नहीं होगा तो पॉज करके पीछे देख लेना इसको। अब यहाँ पर आपको नेट फ्लक्स पूछा, तो देखो जितना फ्लक्स इस तरफ जा रहा है ना, उतना फ्लक्स यहाँ से फ्लक्स क्या एंटर कर रहा है, देख रहे हो। तो ये वाला जो फ्लक्स है, मैं यही कर देता हूँ, यहाँ पर जो फ्लक्स है ना, वो लाइनें अंदर जा रही हैं, तो आपको क्या बताया अभी थ्योरी में कि इसका जो फ्लक्स है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि जो आ रहा है, और जो लाइनें बाहर निकल रही हैं उसका फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो फ्लक्स परपेंडिकुलर में क्या होता है, 0। समझ आ गया। अब क्या बचा, आपको कोई नेट फ्लक्स पूछेगा तो आप बोलोगे इसका पॉजिटिव फ्लक्स और इसका नेगेटिव फ्लक्स, हेंस नेट फ्लक्स इज व्हाट, 0। आप बोलोगे कैसे आया ये, भाई अगर E की वैल्यू देखेंगे, इसकी वैल्यू देखेंगे तो क्या आएगा, EA आएगा, क्योंकि E और A, ठीक है। और इसमें क्या देखोगे, इसमें भी अगर आप देखोगे तो इसमें भी क्या आएगा, E और A आएगा, बट ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, हेंस दोनों का फ्लक्स मिलकर क्या हो जाएगा, 0। अगर आप लिखें तो एक आएगा EA नेगेटिव
और दूसरा आएगा पॉजिटिव, हेंस नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस जीरो। इसको कंक्लूड कर देता हूँ, अगर कोई भी क्लोज बॉडी अगर आपने कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में डाल दी ना, तो उसमें जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना निकल जाएगा। हेंस नेट फ्लक्स क्लोज बॉडी में हमेशा क्या होगा, जीरो होगा जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के अंदर रखेंगे।